त्रिपाठी, जन मीडिया टीवी से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिन जो कुछ भी हुआ उसने पूरे राज्य को झकझोर के रख दिया। मुर्शिदाबाद की हिंसा का आखिर कारण क्या था? इस हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या ममता सरकार अपने प्रदेश में शांति बनाए रखने में नाकामयाब रही? क्या यह राजनीतिक साजिश थी या फिर कोई प्रशासनिक चूक? इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन खान जी, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा से कार्यकारिणी सदस्य हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हुई है, आखिर उसकी शुरुआत वक्फ कानून से हुई है। तो जब वक्फ कानून के आने से इतनी हिंसाएं हो रही हैं, उसका इतना विरोध हो रहा है, तो आखिर उसके लाने का कारण क्या था? उसकी जरूरत ही क्या थी जब इतनी हिंसाएं हो रही हैं? देखिए, सरकार जब कोई फैसला लेती है, कोई कदम उठाती है, तो वो पहले से तो ये पता ही नहीं होता कि उसके पीछे परिणाम क्या होंगे। सरकार ने जो भी कानून लेकर आई है, वो कानूनी दायरे में रहकर बिल पास किया गया है। आप देखें, पहले लोकसभा में बिल पेश हुआ, फिर राज्यसभा में बिल पेश हुआ, उसके बाद जो भी संशोधन करने थे वो किए गए। और रही बात हिंसा की, तो ये हमेशा से हमारे देश में देखा गया है कि असामाजिक तत्व जो हैं वो हमेशा इस तरह की कोशिश करते हैं कि देश का माहौल खराब किया जाए और सरकार के खिलाफ साजिश रची जाए, और उसके लिए उन्हें मुद्दे चाहिए होते हैं। और ये मुद्दा जो है, इस बार हम देखें तो ये वक्फ बोर्ड का जो बिल में जो भी संशोधन किया गया है, ये मुद्दा बन गया है। तो इसमें जो कानून, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल में जो संशोधन किए गए हैं उसमें कोई कमी है। ये असामाजिक तत्व जो है, इनको मौके चाहिए होते हैं और इस मौके को ये बुनाने में कभी पीछे नहीं रहते। जैसे इस बार हमने देखा बंगाल में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये उसी का परिणाम है। कई लोग पक्ष में भी हैं, कई लोग विपक्ष में भी हैं, तो समर्थन का कारण क्या है और जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो वक्फ बोर्ड, अगर हम उसकी बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको पहले तो पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड के जो नियम थे वो क्या थे और उससे आज तक हमको क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ। जैसे अगर मैं एक मुस्लिम होने के नाते अगर मैं बात करूं, वक्फ बोर्ड के बाद जितनी भी संपत्ति हो, जितने भी उस पे फैसिलिटीज हो, उसका फायदा मुझे आज तक नहीं मिला या मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं मिला। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो आज तक हिंदुस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है, एक भी कॉलेज नहीं बनाया गया है, कोई अस्पताल नहीं बनाया गया है, किसी बहन बेटी की शादी नहीं की गई है, किसी को अगर हम देखते हैं स्कॉलरशिप के तौर पर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई की फीस नहीं दी गई है, कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है। वक्फ बोर्ड के जो मैनेजमेंट टीम है, वो सिर्फ उसकी मलाई जो मिलती है वक्फ बोर्ड की, वो सिर्फ उन्हीं को मिलती है। मोटी मोटी रकमें, महीने की तनख्वाहें, फैसिलिटीज, एसी कमरे, गाड़ियां, ये सब फैसिलिटीज मिलती हैं। अब जब सरकार ने उस पर दखल किया तो सरकार कुछ नहीं कह रही है। सरकार ये कह रही है कि अगर आपके पास जो भी पैसा आता है, अगर हम उसका ऑडिट करना चाहें, अगर हम आपके अकाउंट की डिटेल देखना चाहें कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है, तो आप मना नहीं कर सकते। आज तक क्या था, वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी चीज ये थी कि सरकार उनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकती है, वो एक भी जवाब नहीं देंगे, उन पे कोई केस नहीं कर सकता है। जिस जमीन को कह देंगे कि हमारे अंडर अधीन आती है प्रॉपर्टी, वो उनकी हो जाएगी। सरकारी संपत्तियों को अगर वो अपना बता देंगे, वो उनकी हो जाएगी। तो उसमें सिर्फ इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अब एक चीज हमेशा सोचिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप साफ हैं, अगर आप पाक हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मैनेजमेंट जो बॉडी है, अगर उसमें 2 नॉन मुस्लिम लोग अगर उसमें एंटर कर जाते हैं, या वो वो जो बॉडी है उनकी वक्फ बोर्ड की, उसमें हिस्सा बन जाते हैं, या 2 महिलाएं जो हैं शिया और सुन्नी, और वो उसमें हिस्सा बन जाती हैं, आपको आपत्ति क्या है? आपका मकसद अगर कौम के लिए काम करना है, आप अपनी कौम के लिए काम करते रहिए। देखिए, अगर आपका इरादा है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी में अगर हिंदू लोग जुड़ जाएं, महिलाएं जुड़ जाएं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको अपने जो ऑडिट की रिपोर्ट अगर सरकार मांगती है और देनी है, उसमें क्या आपत्ति है? आज एक जो एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी आपको पता हो कि हर साल जो उसको अपना ऑडिट कराना पड़ता है और सरकार को बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा है और हमने इतना यहाँ पे खर्च किया। तो इनको क्या आपत्ति है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपने देश में रह के जो मर्जी कर दोगे और आप सबसे ऊपर होगे, आप सरकार से भी ऊपर हो जाओगे, आप कानून से भी ऊपर हो जाओगे। तो ये चीज कब तक चलती? जब तक चली। इस बार अब इस पे अगर संज्ञान ले लिया गया और कानूनी दायरे में रहकर सरकार उस पे जो भी संशोधन किए वो किए, उसके बाद भी आप देखें कि
असामाजिक तत्व जिनका काम ही देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है, देश को तोड़ना है और मिसगाइड करना है लोगों को, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। अब भी हमने क्या इंटरव्यू देखे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई महिलाएं और बच्चे वहां पर थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई इसमें क्या चेंज, क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि गलत है, कौन से बदलाव किए गए हैं, तो कह रहे नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जो भी किया गया है गलत किया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि बस आपको ये बता दिया है कि सरकार ने आपके खिलाफ कुछ गलत कदम उठा दिया है, जबकि गलत कदम नहीं है। इस चीज को जो कि क्या हो रहा था वक्फ बोर्ड में किसी को पता ही नहीं था। अब सबसे बड़ी चीज ये कि आपको पोर्टल जो है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, उस पे एक एक अपनी एक्टिविटी और सारी जो डोनेशंस भी आती हैं, जो भी पैसा आता है, वो सब आपको उसमें अपलोड करना है। इसमें क्या दिक्कत है? आप एक बात बताइए, आपका मकसद कौम के लिए काम करना है तो आप उसे पारदर्शिता से कर दिए। ट्रांसपेरेंसी रहनी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी तो सब जगह काम की होती है। पारदर्शिता के बिना तो कोई व्यापार नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं चलता, कोई भी चीज नहीं चलती। तो अगर कल को सरकार ये कहने लगे कि भाई हम जो है आपको किसी को जवाब नहीं देंगे, हमारे पास कितना फंड है, क्या है, हम जो करेंगे करेंगे और हमारे ऊपर किसी की जवाबदेही नहीं है, तो क्या ये लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? तो जैसे सरकार की भी जवाबदेही होती है, सरकार बोलती है भाई हमारा दिल्ली का या हमारा यूपी का, हमारा हरियाणा का साल का बजट इतना है, एजुकेशन का बजट इतना है और हमारा जी स्वास्थ्य का बजट इतना है। ठीक वैसे भाई आप ये बताइए इतना पैसा हमने कहाँ खर्च करा? आज तक वक्फ बोर्ड के पास ये तो पता है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन क्या आज तक उन्होंने उनके लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या देश के लिए, समाज के लिए कभी कोई कार्य किया? देश में इतनी आपदा आती है, अभी देखिए लॉकडाउन आया था, कोरोना के टाइम में इतनी मुश्किल परिस्थिति से हमारा देश गुजरा, सब लोगों ने जिसकी जितनी हैसियत थी सबने देश के लिए योगदान दिया और कंट्रीब्यूशन कर दिया, चाहे वो फाइनेंशियली था या फिजिकली था या मेंटली था, जैसे भी था। वक्फ बोर्ड बोल रहा है मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वक्फ बोर्ड ने पिछले जो लॉकडाउन की परिस्थितियां थी तो उसमें देश के लिए कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया या कहां खड़ा था वक्फ बोर्ड? तो कहने का मतलब क्या है कि जब देश आपदा में, देश मुसीबत में, कौम मुसीबत में है, कम्युनिटी है, एजुकेशन सेक्टर में आप देखो जो मुस्लिम कौम है वो इतनी पिछड़ी है, इतनी पीछे है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, और जी किसी भी गवर्नमेंट के जो जो होते हैं, पद होते हैं, वहां पे वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपने उसके लिए क्या कदम उठाए? आज जैसे आपके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई या थोड़ी सी सख्ती हुई तो आपको दिक्कत हो गई, इसलिए कि जो आपको मलाई मिल रही थी अब उस पर जो है सरकार की नजर आ जाएगी और इससे आपको आपत्ति। जैसा कि आपने कहा कि आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपने तो नहीं देखा कि आम मुसलमानों को कोई फायदा मिला हो, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो तो मुसलमान ही है। तो आखिर ये विरोध करने वाले कौन है? क्या उन्हें भड़काया जा रहा है जब उन्हें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है? तो फिर इस विरोध का कारण क्या है? देखिए, विरोध का कारण ये है, सबसे बड़ी चीज ये कि जानकारी का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज। जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो कहते हैं, अभी एक मिसाल होती है, अगर आपको पता हो कि आधी जानकारी पूरी जानकारी ना होने से ज्यादा हानिकारक है। जैसे कि अगर आपको आज कोई अभी फीवर हो जाए और मुझे ये ना पता हो कि आपकी मतलब मुझे मेडिकल नॉलेज कुछ ना हो, तो वो ज्यादा ठीक है, आधी जानकारी ज्यादा हानिकारक होगी, क्योंकि आधी जानकारी में क्या कहूँगा, ये वाली दवाई ले लो, ये खा लो, इसे पी लो, जूस को पी लो, कुछ भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। इन लोगों को बस ये पता है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुसलमानों की है, जिस पर मुसलमानों को अधिकार है। अब इन्हें ये नहीं पता कि मुसलमानों को अधिकार तो है, लेकिन उसका जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसका क्या हिसाब है। जैसे मैंने आपको बताया, आज के टाइम में एक भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि समाज के लिए, देश के लिए, मैं कह रहा हूँ देश को भी छोड़ दो, आप सिर्फ मुस्लिमों के लिए बना दी होती है। आप भी कहते हैं भाई इसमें सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, मुस्लिम ही पढ़ेंगे, या स्कॉलरशिप है। आज अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ और अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आर्थिक जो मेरी स्थिति वो ठीक नहीं है, तो वक्फ बोर्ड मुझे कहाँ मदद कर रहा है? आज जो मुस्लिम जो बेटियां हैं, बहन है, उनकी शादी में वक्फ बोर्ड क्या मदद करता है? तो कोई भी एक ऐसी चीज बता दे वक्फ बोर्ड आके कि भाई हमने देश के लिए इतने साल में ये किया। अब इन्हें यही तो दिक्कत है। सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि अगर हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपसे सवाल करेगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इन्हें जवाब नहीं देना है। सरकार कह रही है जब भी हम कहेंगे कि आपको अपना ऑडिट दिखाना है, बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। इनको उससे आपत्ति है। सरकार ये कह रही है आप किसी भी सरकारी जमीन को ये नहीं कह सकते कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इन्हें इससे आपत्ति है। इन्हें क्या है कि आज अगर मैं यहाँ पे हाथ रख दूं कि ये जो टेबल है मेरी है, तो ये टेबल मेरी हो गई। आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते, इफ बट नहीं कर सकते कि कैसे आपकी हो गई। तो ये जो चीजें हैं, अब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, असामाजिक तत्वों का काम ही है। उनका मकसद सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात नहीं है। आज वक्फ बोर्ड की बात है, उससे पहले आप देखें सीए एनआरसी का जो मुद्दा हुआ था तब भी ये चीज हमने देखी थी। उससे पहले जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ था तब भी हमें ये चीज देखने को मिली। फिर जो
मतलब इस तरह कोई भी ऐसे जो इश्यूज होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और इससे हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, चलिए ठीक है मैं कह रहा हूँ आप इससे सहमत नहीं हो सकता है मैं भी इससे सहमत ना हूं, लेकिन सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? अब आप कहते हो, जैसे अब जब भी आप प्रदर्शन करते हो आप कहते हो हमें बाबा राव अंबेडकर जी का संविधान ने हमें यह अधिकार दिया। आपको विरोध का अधिकार दिया है, आपको देश विरोधी गतिविधियों के लिए अधिकार नहीं दिया, आपको सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया। आपका विरोध करने का भी तरीका होता है, आप कहीं पे इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक तरह से बैठ सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, है ना, सरकार से अपनी बात रख सकते हो, मांग रख सकते हो, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपना भूख हड़ताल कर सकते हो, बहुत सारे माध्यम है। आप क्या कर रहे हो, आप पुलिस के वाहन को जला रहे हो, आप जो है ट्रेनों को, जो ट्रेनें हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो पटरियों पे, आप निजी और प्राइवेट जो भी प्रॉपर्टीज हैं सरकार की जो चीजें उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये जो तरीका है ये कहाँ तक जायज है? वहां पे आप एक चीज देखिए, महिला और बच्चों को भी इतनी दिक्कत हो रही है कि उन्हें पलायन करना पड़ रहा है, उन्हें आसपास के जो जिले हैं और मुर्शिदाबाद के जो आसपास के जिले होते हैं वहां पर जाके रहना पड़ रहा है और समय बिताना पड़ रहा है। अब उससे कितने नुकसान होता है, आपको संपत्ति का नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, देश का माहौल खराब हुआ, और ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में जाता है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठ के एक वेस्ट बंगाल के एक जिले मुर्शिदाबाद की, लेकिन क्या ये मैसेज अमेरिका में नहीं जा रहा होगा, जापान में नहीं जा रहा होगा, रशिया में नहीं जा रहा होगा? पूरी दुनिया देख रही है कि एक हिंदुस्तान में किस तरह की गतिविधियां हो रही है। ये चीज है। और दूसरी चीज ये, राज्य सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है क्योंकि ये उसकी विफलता है, ममता बनर्जी की विफलता है। क्योंकि ममता बनर्जी इतनी चीजें होने के बाद भी, इतना नुकसान होने के बाद भी राज्य का, और राज्य की थू होने के बाद भी, इतना बदनामी होने के बाद भी उनसे विनती कर रही है हाथ जोड़ के कि भाई इस तरह की चीजें मत करो, विरोध मत करो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जबकि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए गैर कानूनी काम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, वाहन चला रहे हो, या किसी चीज को रोड पे इस तरह की गलत एक्टिविटीज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो नहीं हो रही। इसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी विफल है, यही इसका सबूत है। जी, तो मैं मुर्शिदाबाद की हिंसा पे ही आ जाती हूँ। पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, लेकिन ये जो वक्फ कानून का मुद्दा है ये पूरे देश का मुद्दा है, तो ये हिंसा बंगाल में ही देखने को क्यों मिली? हमेशा ये हिंसा के जो मामले होते हैं ज्यादातर बंगाल में क्यों देखने को मिलते हैं? यही मैंने आपको बताया। देखिए जहां पे आपको देश का माहौल खराब करना हो तो आप ये देखते हो कि हम मतलब देश विरोधी जो गतिविधियां वो कर भी दें और हम पे एक्शन भी ना हो, कार्रवाई भी ना हो। देखिए आप एक सिंपल सी बात बताइए, जिस राज्य का जो मुखिया है वो कमजोर होगा, वीक होगा, और पता होगा कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहीं पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये जैसे आपने बोला, ये जो मुद्दा है पूरे देश का मुद्दा है, विरोध सब जगह हो रहा है, बयानबाजी भी सब जगह हो रही है, लेकिन इस तरह की जो चीजें आपको यूपी में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे योगी शासन है, तो लोगों को पता है कि कानूनी कार्रवाई की जा सकती है हम पे और हमें नुकसान पहुंच सकता है। हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगी। बंगाल का सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, उस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। जब हमें पता होता है कि हमारे जो राज्य है वहां का जो हेड है, जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो इतना कमजोर है, इतना वीक है, और कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो चाहे कर सकते हैं। और ये उसी का परिणाम है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में हमें इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। बाकी विरोध प्रदर्शन और अपनी नाराजगी तो पूरे देश में, और वो उसका हक है। जैसे मैंने आपको बोला, विरोध करने का हक है। हो सकता है कि आप सहमत ना हो सरकार के किसी कानून से या किसी संगठन के किसी नियमों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे उतर के और इस तरह की चीजें करो। ये बंगाल में अगर इस तरह की चीज देखने को मिल रही है तो इसका सीधा सीधा नतीजा ये है कि ममता बनर्जी एक विफल मुख्यमंत्री है, और या तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे राज्य नहीं संभल रहा, नहीं तो फिर जो वहां की जनता है, जो वहां पे पलायन करना पड़ रहा है, इधर उधर भागना पड़ रहा है, वो उनको अगले जो चुनाव है उसमें उसका जवाब दें। और वो दिया भी था। अगर आपको पता हो तो ममता बनर्जी जो अपनी सीट से इलेक्शन हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी की बहुमत आ गई थी, तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़के मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई थी। लेकिन ममता बनर्जी तो दूसरों पे जिम्मेदारी ठहरा रही है कि इनकी वजह से ये जो हिंसा हुई है बीजेपी की वजह से हुई है, तो इस बारे में क्या कहना है? भाई अगर बीजेपी की वजह से हिंसा हुई है तो फिर आप
आप वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों हैं आपके। और देखिए अगर आप एक चीज बताएं, जो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा है उसे। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, राज्य जो सरकार और केंद्र सरकार होती है उसके अधीन काम करती है। लेकिन जिन्हें पूर्ण राज्य के जो दर्जा मिला होता है राज्यों को, जैसे यूपी, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो मुख्यमंत्री के अधीन रहता है और उन्हीं के अंडर काम करता है। तो अगर आपसे वो चीजें नहीं संभल रही तो आप सीधा ये बोलो भाई मेरे बस की राज्य संभालना नहीं है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो आप संभालिए। और मुझे तो ये भाई अगर बीजेपी इसकी जिम्मेदार है तो मैं तो कहता हूँ कि आप जो वहाँ की राज्य की जो पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए भाई मैं इनको नहीं संभाल सकती, मेरे बस की नहीं है, आप ही संभालो। तो उसके बाद